Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read grammar class. Today in this grammar class we read what is grammar, letter, word, sentence, subject, predicate, qualifier, determiner, object, infinitive, gerund, complement. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। व्याकरण वो चीज़ है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ग्रामर टीच अस हाउ टू स्पीक राइट, हाउ टू राइट राइट, हाउ टू रीड राइट। ये अगर आपके पास है, आप अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो इसका मतलब आपको ग्रामर की नॉलेज है, आप ग्रामर जानते हैं। यहाँ से हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं। इसके बाद में ग्रामर में सबसे पहले आता है लेटर। ग्रामर हो या कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की शुरुआत उस भाषा के सबसे छोटी इकाई अक्षर से होती है, लेटर से होती है। लेटर की परिभाषा की बात करें तो एवरी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट हैज़ अ पार्टिकुलर वॉइस एंड शेप। अल्फ़ाबेट के प्रत्येक अक्षर का अपना एक विशेष रूप होता है और आवाज़ होती है, जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं, वो पहचाने जाते हैं। जैसे ए बी सी डी, जब हम ए कहते हैं तो हमारे माइंड में एक आकृति बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है ए। बी कहने पर हमारे माइंड में बी का शेप बनता है। अगर हम कुछ ना कहें और सी की शेप बना दें या सी हम लिख दें तो उसको एक आवाज़ आप देंगे सी। डी की आकृति बनाने पर आवाज़ देंगे उसे आप डी। तो अल्फ़ाबेट में, वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं, प्रत्येक अक्षर की अपनी एक आवाज़ होती है और उनकी एक आकृति होती है, जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। लेटर के बाद ग्रामर में सबसे पहले आता है वर्ड। वर्ड को अगर डिफाइन करें, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। शब्दों को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये होता है अक्षरों का एक समूह जो एक कंप्लीट सेंस पैदा करता है। दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे आर प्लस ए प्लस यम इजक्वल टू क्या हुआ, राम। शब्दों का एक समूह है, अक्षरों का एक समूह है जो एक सेंस पैदा कर रहा है। किसी का नाम, 3 अक्षर हैं, राम में 3 अक्षर हैं और इन्हीं तीनों अक्षरों का एक समूह है जो एक सेंस पैदा कर रहा है, कंप्लीट सेंस पैदा कर रहा है, तो हम उसको वर्ड कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्द सार्थक हो तभी उसको शब्द कहते हैं। निरर्थक कोई भी अक्षर का समूह हो तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे इसी को उल्टा लिख दिया जाए, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया जाए। कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए आर एम, तो कोई शब्द नहीं बन रहा है। आरम लिखा हुआ है लेकिन कोई स्पष्ट शब्द नहीं बन रहा है, तो वो निरर्थक शब्द है। अक्षरों का समूह हो जिनका एक अर्थ निकले, एक सेंस निकले, तभी उसको हम शब्द कहेंगे। शब्द के बाद व्याकरण में शुरू होता है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ पैदा करे, एक सेंस पैदा करे, तब उसको हम वाक्य कहेंगे। जैसे आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे 3 शब्द हैं, आई है, एम है, स्टूडेंट है, और इन तीनों शब्दों का मेल जो है एक अर्थ पैदा करता है, मैं विद्यार्थी हूँ, तभी इसको हम वाक्य कहेंगे। अगर शब्दों का समूह हो और कोई अर्थ न पैदा हो तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अलग अलग हम 3 शब्द बोल दें, ब्लैक बोर्ड बोल दिया, मोबाइल बोल दिया, सड़क बोल दिया, 3 शब्द हो गए, लेकिन इन तीनों को इकट्ठा लिखने पे कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है ना, तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। शब्द भले हमारे पास 3 हैं।
इसके बाद आता है काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार हम देखते हैं तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जब कोई केवल कथन पैदा करे, कोई वक्तव्य पैदा करे, कोई सिंपल सी बात कह दे, तो उसको हम अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। अब इसमें कोई एक सूचना ही मिल रही है कि मैं विद्यार्थी हूं, ना तो इसमें नाट आया है, ना इसमें प्रश्न किया गया है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट कोई हो तो उसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नाट या व्हाट ऐसे शब्द ना आए हों। फिर अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस गिव्स ऑर्डर आर रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। जब कोई वाक्य आदेश या प्रार्थना का भाव प्रकट करता है तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से या तो प्रार्थना की गई हो या आदेश दिया गया हो, तब उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, प्लीज कम हियर, यहाँ आइए। इस सेंटेंस में क्या है? प्रार्थना की गई है। दूसरा है गो देयर, वहाँ जाइए। इसमें क्या है? आदेश किया गया है। और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं, तभी इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। थर्ड प्रकार का जो वाक्य है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य, जिससे प्रश्न किया जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हेन अ सेंटेंस आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस प्रश्न पूछता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम कहा गया, आपका क्या नाम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान होगा, प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तब उसको हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया है इस वाक्य में और शब्दों का समूह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चौथा प्रकार जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक वाक्य जब हृदय की गहन भावनाओं को, गहरी भावनाओं को प्रकट करता हो, आपको झकझोर देता हो, तब उस वाक्य को हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द डे इज, कहा गया दिन कितना सुहाना है, तो ये विस्मय में डालने वाला वाक्य है, आप चौंक उठे पड़ेंगे। दूसरा उदाहरण अगर बात करें, कहा जाए कि आह मेरा पुराना दोस्त आ गया, ओहो मेरा पुराना दोस्त आ गया, तो ये विस्मय में डालता है। ओहो हम मैच जीत गए, ये विस्मय में डालता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम विस्मय बोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर आगे हम ग्रामर में बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी तक हमने क्या सीखा? काइंड ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। अब अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, हु या दैट कंप्लीट, जो कंप्लीट करता है द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई व्यक्ति, वस्तु जो किसी काम को पूरा कर दे उसको हम सब्जेक्ट कह देते हैं, कर्ता कह देते हैं। जो काम को करे उसी को कहते हैं कर्ता। जैसे उदाहरण में आई एम रीडिंग, यहाँ पे पढ़ने का कौन काम कर रहा है? आई, यानी कि मैं। तो मैं क्या हुआ? रीडिंग क्रिया का कर्ता हुआ। पढ़ाई कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हुआ रीडिंग क्रिया का, पढ़ने क्रिया का कर्ता हुआ, तो इसी को कर्ता कहते हैं। फिर आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए
उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो सब प्रेडिकेट होता है। या ऐसे कह लें, वर्ब सहित वर्ब के दाएं साइड में जितना कुछ लिखा हो वो सब प्रेडिकेट का भाग होता है और प्रेडिकेट कहा जाता है। उदाहरण, आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट क्या है? ये प्रेडिकेट है। या आई एम रीडिंग कहा गया, जैसे ऊपर के उदाहरण में, तो आई एम रीडिंग जो है, दो शब्द हैं, ये प्रेडिकेट के पार्ट हैं। फिर हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का भी पार्ट होता है। सब्जेक्ट के पार्ट में सबसे पहले होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, विशेषण भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। व्हेन अ वर्ड एडमायर्स हेड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर। जब एक शब्द हेड वर्ड को एडमायर कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो, उसके गुण को बढ़ा रहा हो, तो उसको क्वालिफायर विशेषण कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। जैसे आ बॉय कम्स इन माई स्कूल। इस सेंटेंस में बॉय जो है हेड वर्ड है, आ क्या है? क्वालिफायर है, क्योंकि बॉय को वो डिफाइन कर रहा है कि एक है, दो नहीं है, एक है। तो आ शब्द जो है, आ के नीचे देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आ शब्द जो है वो क्या है? क्वालिफायर है। और हेडवर्ड क्या है? बॉय है। आ बॉय ये हुआ सब्जेक्ट पूरा, और आ क्या हुआ? क्वालिफायर हुआ। इसी में प्रेडिकेट मैं सिखा देता हूँ। कम्स इन माई स्कूल, ये यहाँ से लेके आगे तक, कम्स से लेके इन माई स्कूल तक, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट में क्वालिफायर होता है। जब सब्जेक्ट के पहले कोई एक शब्द आता है, हेडवर्ड के पहले जब कोई एक शब्द आता है, तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। नेक्स्ट होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का ही कार्य करता है, विशेषता बताता है। व्हेन टू वर्ड्स एडमायर्स टू द सब्जेक्ट या हेड वर्ड, तो फर्स्ट को हम डिटरमिनर कहेंगे और सेकेंड वर्ड को हम कहेंगे क्वालिफायर। जब दो शब्द हेड वर्ड की प्रशंसा कर रहे हों, तो पहले शब्द को डिटरमिनर और दूसरे शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। जैसे फैट बॉय, फैट बॉय, आ फैट बॉय। आ फैट बॉय कम्स इन माई स्कूल। एक मोटा लड़का मेरे स्कूल में आता है। अब इसमें हेडवर्ड क्या है? बॉय हेडवर्ड है। आ क्या है? डिटरमिनर है। फैट क्या है? क्वालिफायर है। जब हेडवर्ड के पहले दो शब्द आए, तब एक को डिटरमिनर और दूसरे को क्वालिफायर कहेंगे। और जब एक ही शब्द आए तो पहले को डिटरमिनर और पहले को क्वालिफायर कहेंगे, डिटरमिनर होगा ही नहीं। जब हेडवर्ड के पहले एक शब्द आता है तो उसको क्वालिफायर कहते हैं। जब दो शब्द आता है तो पहले को डिटरमिनर कहते हैं और दूसरे को क्वालिफायर कहते हैं। हेडवर्ड यहाँ पर बॉय है, इसके पहले दो शब्द हैं, देखिए आ और फैट, इसलिए आ क्या है? डिटरमिनर है, और फैट क्या है? क्वालिफायर है। बॉय क्या है? हेडवर्ड है। कम्स इन माई स्कूल, ये क्या है? प्रेडिकेट का पार्ट है। एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? जब तीन वर्ड्स आते हैं और एडमायर किसको करते हैं? एडमायर टू द हेड वर्ड। फर्स्ट इज कॉल्ड डिटरमिनर, सेकेंड इज कॉल्ड क्वालिफायर, थर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज दैट कम्स आफ्टर हेडवर्ड। एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेडवर्ड के बाद में आता है। उदाहरण के लिए, अ फैट बॉय विथ बुक्स। अब यहाँ पे हेडवर्ड क्या है? हेडवर्ड है बॉय। विथ बुक्स क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है जो हेडवर्ड के बाद में आया है। तो हेडवर्ड कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर लिखा है, या एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे पहचानेंगे? हेडवर्ड और वर्ब के बीच में जब लिखा होता है कोई चीज़, तो उसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय और कम्स के बीच में विथ बुक्स लिखा है, तो विथ बुक्स क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। आ क्या है? डिटरमिनर है। फैट क्या है? क्वालिफायर है। ठीक है। कम्स इन माई स्कूल, ये तो प्रेडिकेट का पार्ट है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में सबसे पहले आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ड। कोई शब्द जिससे किसी क्रिया का संपादन हो रहा हो,
ऐसा शब्द जो किसी काम का होना बता रहा हो उसको क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग शब्द जो है वो एक क्रिया संपादित कर रहा है पढ़ने का, तो ये क्या हुआ, रीडिंग हुआ। और किसका पार्ट है ये, प्रेडिकेट का पार्ट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेसेस लाइफलेस थिंग्स, ये निर्जीव चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। जैसे टेबल है, बुक्स है, पेन है, कोई भी चीज़ है जिसमें जान नहीं हो, बेजानदार चीज़ें हो, उनको हम इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जानदार चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्रेसेस अलाइव थिंग्स, अलाइव थिंग्स को ये शो करता है। जैसे ही, सी, आई, वी, यू, दे, ये सब जानदार चीज़ें हैं ना। हम, मैं, तुम, वह, ये सब क्या है, जानदार चीज़ें हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट शब्द होता है, इसको पूरक कहा जाता है, जो किसी सेंटेंस को पूरा कर दे, वाक्य को पूरा कर दे। जैसे अ वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, एक शब्द जो वाक्य को पूरा करे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे यू आर अ टीचर, अब यहां पर अगर मैं टीचर ना लिखूं तो सेंटेंस अधूरा होगा, यू आर केवल कहूं तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अ टीचर लिखने पे सेंटेंस पूरा होता है। तो टीचर शब्द जो है यहाँ पे क्या है, पूरक है, ठीक है। टीचर, डांसर, सिंगर, कुछ भी जो लिखा जाएगा यू आर के आगे वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दूं, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। से टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, सभी टीचर को टीचर कहा जाता है। दूसरा उदाहरण उसी के नीचे लिखा हुआ है, यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शब्द जो है कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुण बता रहा है। फिर ग्रामर में इन्फिनिटिव जानना बहुत जरूरी होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, व्हेन वी ऐड टू, TO2 बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। जब हम वर्ब की प्रथम अवस्था के पहले सिंगुलर अवस्था, प्रथम प्लूरल अवस्था के पहले कह सकते हैं TO2 लिख देते हैं तो वह वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है। जैसे टू प्ले इज गुड एक्सरसाइज, खेलना अच्छा व्यायाम है। टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छा व्यायाम है। इन्फिनिटिव की अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो नानी ने का ही अर्थ देता है। जैसे टू प्ले, टू वॉक, खेलना, टहलना, इन्फिनिटिव का ही सगा भाई है, उसी तरह से अर्थ देता है, उसको कहते हैं जीरेंड। जीरेंड क्या होता है जान लेते हैं। व्हेन वी ऐड ING विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING को जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं और सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा जीरेंड का कार्य करता है, जीरेंड कहते हैं। जैसे प्ले में ING लगाया हमने उदाहरण के लिए, यहाँ देखिएगा प्लेइंग लिखा हुआ है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो प्लेइंग क्या है, खेलना अच्छा व्यायाम है, ठीक है। अब प्लेइंग को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिख रहे हैं ना, इज के पहले आया है, इज के अगर बाद में आए, इज एम आर वाज वेयर के बाद में कोई वर्ब ING लिखा हो तो वर्ब ING हो जाएगा। लेकिन अगर सहायक क्रिया के पहले वर्ब ING लिखा है तो वो जीरेंड हो जाएगा। जीरेंड और इन्फिनिटिव की दो खासियत और है, ये दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का कार्य करते हैं। जैसे कहा जाए टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है, या सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। दोनों सगे भाई की तरह हैं, दोनों का हिंदी अर्थ निकालने पे नानी ने का अर्थ होता है। दोनों सब्जेक्ट के भी स्थान पे आते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट में आते हैं। कौन, इन्फिनिटिव और जीरेंड। स्टूडेंट्स, ये मेरे ग्रामर की फर्स्ट क्लास रही। अगली क्लास मैं टेंस शुरू करूँगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने लोगों में शेयर करें। आपको अब ग्रामर की क्लास प्रॉपर मिलेगी, ठीक है।
टेंस सीखने के लिए ये बेसिक क्लास जो ग्रामर की है, जो शुरुआती क्लास है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास को आप 2-3 बार अच्छे से देख लें, सुन लें, ताकि जब ये आपको आ जाएगा तभी टेंस की क्लास आपको समझ में आएगी। थैंक यू।